In illustration 22, there are 3 bags that contain some ball. Bag A with 3 red balls and 7 black balls and that means total यहाँ पर 10 balls हैं. Bag B में 6 red balls and 4 black balls and total यहाँ पर 10 balls हैं. Bag C में 8 red and 2 black है, total यहाँ पर 10 है. यानी हर बैग में टोटल 10 balls हैं, लेकिन वो नंबर फर्क करता है between red and black. A ball is drawn first from the bag A and another ball is drawn from the bag B if the first one was red, or from the bag C if the first one was black. ये लाइन बहुत ही ध्यान से अंडरस्टैंड करो. सबसे पहले बैग ए में से बॉल निकालनी है. अगर तो वो रेड बॉल आई तो नेक्स्ट बॉल बैग बी में से निकलेगी, लेकिन अगर वो ब्लैक बॉल आ गई तो नेक्स्ट बॉल हम बैग सी से निकालेंगे. ये कंडीशन है. अब हमने फाइंड क्या करना है, दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग ए वाज रेड. सेकंड, द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी वाज रेड. अगर बी की बारी आई तो बी की बारी कब आएगी, जब बैग ए में से भी रेड बॉल आएगी. थर्ड, द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग सी was red. अब बैग सी की बारी कब आएगी, जब बैग ए में से ब्लैक बॉल आएगी, तभी ब्लैक बैग सी की बारी आएगी. एंड लास्ट, 2 रेड बॉल्स आर ड्रॉन. 2 रेड बॉल का मतलब कि किसी 2 बैग में से रेड बॉल आनी चाहिए. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टेप वाइज चलते हैं. सबसे पहले पॉइंट में क्या पूछा गया है कि द बॉल ड्रॉन from bag A was red. Red ball की probability निकालनी है. Let PR1 is equal to bag A में से red ball आने की probability क्या है, 3 out of total, that is 3 plus 7. तो इसकी probability है 3/10, that is 0.30. Now second question में क्या पूछा है, the ball drawn from the bag B was red. Now बैग बी की रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये जो फर्स्ट केस था ये अनकंडीशनल था. ये सिंपली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बैग ए में से बॉल निकालने की कोई कंडीशन नहीं है. सबसे पहले बैग ए की टर्न ही है, लेकिन बैग बी की बारी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बैग बी की बारी तब आएगी जब बैग ए में से रेड बॉल आएगी. तो R2 सेकेंड रेड बॉल इज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट रेड बॉल. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, दोनों रेड बॉल्स तभी आएंगी R1 मल्टीप्लाई बाय R2 जब डिनोमिनेटर R1 होगा, और R1 हम निकाल चुके हैं 0.30. लेकिन दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी R1 एंड R2, R1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी फर्स्ट केस में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 3/10, क्योंकि फर्स्ट केस में 3 रेड बॉल है आउट ऑफ 10. एंड सेकेंड केस में बी में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बैग बी में से रेड बॉल यहाँ कितनी है, 6/10. तो ये दोनों ऑल टुगेदर यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तभी होंगे जब बैग ए में से हमारी रेड बॉल निकलेगी. तो इस तरह से हम फॉर्मूला फ्रेम करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कि बैग बी से रेड बॉल आएगी दैट इज 0.60. नाउ थर्ड केस में अब हमने क्या निकालना है कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग सी वाज रेड, लेकिन बैग सी की बारी तभी आएगी जब बैग ए में से ब्लैक बॉल निकलेगी. तभी ये भी क्या है, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अब थर्ड केस में R3 तभी होगा जब R1 होगा, यानी R1 के ऊपर डैश लगी, यानी रेड नहीं, इसकी ब्लैक बॉल निकलेगी. रेड बॉल तो सिंबल था, R1 सिंबल था रेड बॉल के लिए, तो R1 अपॉन डैश की रेड बॉल नहीं है, इसका मतलब ब्लैक बॉल. तो थर्ड यानी बैग सी में से रेड बॉल तभी आएगी जब R1 ब्लैक होगा. तो डिनोमिनेटर ये सिंबल होना चाहिए, ऊपर ऑल टुगेदर, यानी फर्स्ट केस में बैग ए में से ब्लैक बॉल एंड नाउ बैग सी में से रेड बॉल. तो बैग ए में से ब्लैक बॉल आने के चांसेस क्या हैं, देखो बैग ए में 7 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 7/10, दिस इज 7/10.
नाउ बैग सी में से रेड बॉल आनी चाहिए। बैग सी में रेड बॉल कितनी है? 8/10। तो बैग सी में से रेड बॉल आने के चांसेस हैं 8/10 अपॉन ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल ऑफ बैग ए वो है 7/10। तो ये ऑल टुगेदर होना चाहिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आई 0.80। ओके, अब लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट में हमसे क्या पूछा है? 2 रेड बॉल्स आर ड्रॉन। सिंपली 2 रेड बॉल्स हैं, यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी 2 बैग में से रेड बॉल आनी चाहिए, 2 इकट्ठी रेड बॉल आनी चाहिए। इसका मतलब जॉइंट प्रोबेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल हमारा कैसा बनता है? हमेशा फॉर्मेट यही है, फर्स्ट ड्रॉ सेकंड ड्रॉ। सबसे पहले रेड बॉल बोली है तो रेड बॉल, सेकंड केस में ब्लैक बॉल बोली है तो ब्लैक बॉल। अब 3 बैग्स हैं जिसमें से रेड बॉल आ सकती है। बैग ए में 3 रेड बॉल्स हैं, बैग बी में 6 रेड बॉल हैं, बैग सी में 8 रेड बॉल्स हैं। 3, 6 एंड 8। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये देखो 3, 6 एंड 8। तो हमने ये नंबर यहाँ पे लिख लिए रेड बॉल के। उसी तरह यहाँ पे रो वाइज भी रेड बॉल के नंबर लिख लिए। अब ब्लैक बॉल बैग ए में 7 है, बैग बी में 4 है, बैग सी में 2 है। यही नंबर हमने ये लिख लिया क्योंकि हमें नहीं पता ये जो 2 रेड बॉल्स आएंगी वो कौन से बैग में से आएंगी। तो हमें जॉइंटली निकालना पड़ेगा कि किसी भी बैग में से 2 रेड बॉल्स ऑल टुगेदर आ सकती हैं। So let this be R1, this will be B1, this will be R2 and this will be black ball 2. So ये हम पहले कर चुके हैं कि कैसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कौन सा कलर आएगा? R1 एंड R2, यानी दोनों ही केसेस में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑल टुगेदर, यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। R1 बैग ए का सिंबल है, 1 मतलब बैग ए, 2 मतलब बैग बी, 3 मतलब बैग सी। तो बैग ए में रेड बॉल कितनी है? 3, 3/10 मल्टीप्लाई बाय R2, बैग 2 में रेड बॉल्स कितनी है? 6/10। तो इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई 0.18। उसी तरह हमने यहाँ की निकाली, यानी R1 B2 रेड 1 एंड ब्लैक बॉल, रेड 1 फ्रॉम द बैग ए एंड B2 मतलब ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग बी। R1 रेड 1 आने के चांसेस क्या है? 3/10, दिस इज 3/10। ब्लैक सेकंड बैग में से आने के चांसेस क्या है? 4/10। तो इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई 0.12। तो इस तरह से हम ये सारी कैलकुलेट कर लेंगे और रो वाइज टोटल विल द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फर्स्ट रो। सेकंड रो को टोटल करेंगे तो ये सेकंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसी तरह हम कॉलम वाइज टोटल कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के बराबर होनी चाहिए। अब इन सब केसेस में हमारी कंडीशन कहां पे पूरी होती है? बोथ केसेस में रेड बॉल, बोथ केसेस में रेड बॉल सिर्फ एक जगह पर आ रही है ये। तो आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल विल बी, ये आप दोबारा से शो कर सकते हो, दैट इज 0.18। नहीं तो सिर्फ ऐसे लाइन लिखकर अपना आंसर शो कर सकते हो। यहाँ आप ये फॉर्मूला लगा के सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रेड 1 ब्लैक कुछ भी पूछा हो, चाहे ये सिंबल पूछा हो, चाहे ये सिंबल पूछा हो, ये पूछा हो, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल में आपके 4 आंसर्स आते हैं, लेकिन पूछा क्या? 2 रेड बॉल। योर फाइनल आंसर विल बी 0.18।